हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज का जो टॉपिक है वो है अगेन PYQs डिस्कस करेंगे, बट दिस टाइम चैप्टर हीट 10th ICSE फिज़िक्स। ये जो चैप्टर है जनरली बच्चे इसे ऑप्शन में छोड़ रहे होते हैं या फिर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते फॉर वन कॉमन रीज़न कि सर बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट है इसके कैलकुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। बट ट्रस्ट मी, अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लोगे एंड अगर यूनिट्स को संभाल लिया ना, अपने आप को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई विल मेक श्योर दैट आपको ये चैप्टर इजी लगे और आप इसके PYQs अब सॉल्व करोगे। देखो कितना इजी है। सो बिफोर मूविंग अहेड, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि हीट चैप्टर में हम क्या चीज़ों से हम डील करने वाले। तो सबसे पहले हम डील करने वाले थर्मल कैपेसिटी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमीटर। अगेन आई एम अज्यूमिंग बिकॉज हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत सा थ्योरी क्लियर है, लेकिन स्टिल मैं काम करूंगा आप लोग के लिए चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सो व्हेन आई से हीट, सो हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो व्हेन आई से हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। ओके, अब Q का जो SI यूनिट होता है वो है जूल, या फिर अगर उसका कॉमन यूनिट की बात करें तो हम उसे बोलेंगे कैलोरी। तो अब ना चीज़ें सिंपल रखो। अब आप बोलोगे सर आपके लिए बोलना इजी नहीं यार, चीज़ें सिंपल रखो। जब आपको नंबर के पीछे जूल दिख जाए, सिर्फ जूल, या फिर नंबर के पीछे सिर्फ दिख जाए कैलोरी, तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है हीट। क्यू की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ C है, अब ये C भी देखो मैंने छोटा c लिखा है, राइट। तो अगर मैं C की बात करूँ तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? आपको दिमाग में आना चाहिए जूल पर kg केल्विन, या फिर आपके दिमाग में आना चाहिए जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। ऐसा कुछ आना चाहिए दिमाग में। चलो, अब अगर मैं बोलूँ कैपिटल C, क्या है कैपिटल C? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी ये रहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कैपिटल C क्या है भाई? थर्मल कैपेसिटी। अब क्या है कैपिटल C भाई? कैपिटल C कुछ नहीं है, वो तो आपका MC है ना। व्हाट इज M? M इज मास एंड व्हाट इज C स्पेसिफिक हीट। अब आप खुद सोचो इसका यूनिट क्या होगा। चलो मेरे साथ ही करो। अगर मास है, मास मतलब ग्राम होगा पक्का, चलो ना, ग्राम होगा, kg होगा, इनटू, आप खुद सोचो C है, C का यूनिट क्या था अभी? जूल। ये वाला ले लेते हैं पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो क्या लगता है, क्या कटा, राइट? क्या कटा? ग्राम से ग्राम कटा, तो क्या बचा आपके पास? जूल पर डिग्री सेल्सियस बचा, या फिर मैं बोल सकता हूँ जूल पर केल्विन बचेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बचेगा। अरे यार देखो, यूनिट से ही आप पता लगा सकते हो क्या दिया है आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट। एंड नाउ व्हेन आई से L, अब L में LF भी हो सकता है, LV भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी। अब आप खुद सोचो वापस से क्या हो सकता है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है लेटेंट हीट का? इट इज Q/m है, ठीक है। तो Q क्या होता है? जूल होता है। M क्या होता है? मास होता है। तो क्या होगा? जूल पर ग्राम। तो अगर आपको जूल पर ग्राम दिख गया, जूल पर kg दिख गया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? लेटेंट हीट की बात हो रही है। अगर आपने ये संभाल लिया ना बच्चे, ये ट्रस्ट मी, आपको फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। चलो, अब आपको ये पता चल गया व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी, आपको पता चल गया व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको पता है लेटेंट हीट क्या है, आपको पता है कैलोरीमीटर क्या है। अब कैलोरीमीटर में क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमेशा हमारे पास तीन चीज़ होंगी। एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि बाहर से आएगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। दूसरा, कैलोरीमीटर का मतलब एक सब्सटेंस होगा, सॉरी वेसल होगा, जिसमें आप ऑलरेडी क्या रखोगे? एक लिक्विड रखोगे, ठीक है। चलो मैं उसका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर करूंगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये है हमारे बेसिक फॉर्मूलाज जो पता होने चाहिए। तो क्या है वो बेसिक फॉर्मूलाज? पहला तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसे ढंग से लिख दूँ। ओके, चलो ठीक है। सो हमारे पास पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी, वे M इज वॉट? मास, C इज वॉट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी क्या है आपका? बताओ क्या है डेल्टा टी? डेल्टा टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एक फॉर्मूला और ऐड कर सकते हैं। आपको पता है थर्मल कैपेसिटी क्या है? थर्मल कैपेसिटी इज M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर मैं इसी का ये वाला वर्जन लिखना चाहूँ, चलो देखो, Q को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं कैपिटल C इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ? सोचो, Q क्या है? Q इज हीट। कैपिटल C क्या है? कैपिटल C तो यही MC है, राइट, इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला और रेडी हो गया। देखो यहाँ पे लिख दिया Q इज इक्वल्स टू कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज कैपिटल C? कम ऑन, व्हाट इज कैपिटल C? कैपिटल C इज द थर्मल कैपेसिटी या फिर थर्मल हीट कैपेसिटी, राइट। ये आपको चीज़ें पता होंगी तो हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।
चलो अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिकॉज अगर मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करने लग गया ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। उन्होंने बोला है द स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स, ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, अगेन यूजलेस है, ऑप्शंस का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? बेसिकली स्लोप होता है इट इज द y अपॉन x, बराबर है। स्लोप क्या होता है भाई? इन जनरल इट इज y अपॉन x, राइट। मुझे एक बात बताओ, y एक्सिस पे क्या है? q है, तो मैं q लिखूंगा। x एक्सिस पे क्या है? डेल्टा t है। अब चलो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, मतलब इन शॉर्ट जो मेरा स्लोप है वो स्लोप क्या आने वाला है? वो आने वाला है q अपॉन डेल्टा टी। देखते हैं क्या है q अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से क्या आता है। चलो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, q है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे डेल्टा टी नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं, क्या ये वाला फॉर्मूला आता है? बराबर, बताओ क्या आएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अरे क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब स्लोप, अरे स्लोप मतलब ये C का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मत लिख देना। देखो उन्होंने जानबूझ के दिया है पहला ऑप्शन कि तुम वो मार्क करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है आंसर। आंसर क्या है? इट इज हीट कैपेसिटी, राइट। क्यों हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। सोचा यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, राइट। कोई भी बच्चा ये वाला फॉर्मूला यूज करता, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, तो वो बोलता C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो सर पक्का ये दिया हुआ है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया उन्होंने, तो उसका ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है आपको? ग्राफ का स्लोप आपको बता रहा है हीट कैपेसिटी। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर रेडिएटर्स इन कार। अब देखो पहले ना तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का थोड़ा बहुत लॉजिक समझ लो। हमेशा याद रखो, मान लो तुम्हारे पास दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 50 जूल ना, चलो क्या ले लेते हैं, चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 50 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और मैंने बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज 25 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई जब आप 1 किलो, जो भी ये सब्सटेंस है ना, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी है, जो भी आप ऑब्जेक्ट को जब आप 50 जूल दोगे, समझने की कोशिश करो, जब आप इस ऑब्जेक्ट ए को 50 जूल दोगे, कितने किलो को? 1 किलो को, तो वो कितने डिग्री से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा? 1 डिग्री से। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, उस ऑब्जेक्ट ए का मास है 1 kg लेट्स से फॉर एग्जांपल, और उसका फिलहाल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट ए को 15 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेके जाना है? 16 डिग्री सेल्सियस तक, तो मुझे उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 50, बराबर बराबर। तो ये 50 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जाके इसका कितना डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा? 1। लेकिन वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं, तो बी को कितना देना है? बी को सिर्फ 25 जूल देना है। तुम्हें नहीं लगता आधा एनर्जी देने पर ही काम हो जाएगा? मतलब बी, ऑब्जेक्ट बी को जब मैं 25 जूल दूंगा तो 1 किलो ऑब्जेक्ट बी 1 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो जल्दी टेम्परेचर बढ़ा के कौन देगा? जल्दी टेम्परेचर बढ़ा के देगा ऑब्जेक्ट बी। तो इससे ना हमें दो चीजें कंक्लूड हुई, हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें अभी बता देता हूं बिकॉज ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा याद रखो। मान लेते हैं अभी आपने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए का ज्यादा है बी से, बराबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर तुम्हें अच्छे रेडिएटर्स चाहिए, अच्छे रेडिएटर्स का मतलब क्या? कि वो ज्यादा हीट एनर्जी स्टोर करके रखने चाहिए, राइट। तो ज्यादा हीट एनर्जी स्टोर करके कौन रखेगा? ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ए, है ना। तो हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हें ये सवाल आता है कि तुम्हें अच्छे रेडिएटर्स यूज करने हैं, राइट, या फिर तुम्हें मतलब ऐसे सब्सटेंसेस चाहिए जो कि जल्दी गर्म भी ना हो और जल्दी ठंडे भी ना हो, ज्यादा टाइम तक अपने अंदर हीट स्टोर करके रखे, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? आप वो ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। सो इन शॉर्ट जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, राइट। तो जितना ज्यादा आपको हीट स्टोरिंग चाहिए उतना ज्यादा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो उस लॉजिक से क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेडिएटर्स इन कार? ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी आर। वाई? बिकॉज इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? सबसे ज्यादा 4000 जूल का एनर्जी चाहिए 1 किलो उस लिक्विड को, तब जाके वो अपना टेम्परेचर कितने से बढ़ाएगा? 1 केल्विन से बढ़ाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी ये क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट बोला है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एन इफेक्टिव कूलेंट। अब सोचो वाई इज इट अ कूलेंट। मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल देता हूँ, चलो लॉजिक लगाते हैं। मेरे पास ना एक गरम वेसल है, ठीक है, तुम्हें समझेगा। एक गरम वेसल है जिसमें मान लो 5000 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एक गरम वेसल है जिसमें 5000 जूल ऑफ एनर्जी है। एक जगह पर मेरे पास वाटर है,
जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लेट्स अज्यूम 4000 जूल पर केजी डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। एंड दूसरी जगह पर एक दूसरा लिक्विड है जहां पर 2500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस का उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मैं इस वेसल को ठंडा करना चाह रहा हूं जल्दी, है ना, मैं इस वेसल को ठंडा करना चाह रहा हूं, ठीक। मैं कौन सा वाला लिक्विड लूंगा, मैं ये 4000 वाला लूंगा वाटर, या फिर मैं ये दूसरा लिक्विड लूंगा? तुम खुद सोचो ना यार, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है हीट एनर्जी स्टोर करने की, हीट एनर्जी लेने की? इट इज वाटर, राइट। सो अगर मैं वाटर को इसके ऊपर पोर कर दूंगा, ये तुरंत ये क्या करेगा, वाटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा, राइट। और दूसरी बात, ये अपने टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाएगा भी नहीं। अरे क्यों नहीं बढ़ाएगा? बिकॉज 4000 जूल जब एनर्जी उसमें जाएगा तो ही ना जाके 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन रही बात अगर मैं इस लिक्विड को यूज करूं दूसरे वाले को, तो ये तो अपना टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देगा। तो क्या ये ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा? हाँ सर, ऑब्जेक्ट भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा हीट स्टोर कर पाएगा नहीं। तो बेहतर कौन हुआ? बेहतर कूलेंट कौन हुआ? वाटर हुआ, राइट। सो तो कौन सी प्रॉपर्टी ने आके हमें हेल्प किया? कौन सी प्रॉपर्टी ने आके हमें हेल्प किया? सो इट वॉज, टेल मी क्या था वो? सो इट वॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलता है विच सब्सटेंस हैज द लीस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगेन अभी मैंने तुम्हें ऊपर लॉजिक दिया, चलो पहले तो तुम देख लो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या। जितना मुझे दिख रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ने ज्यादा वैक्स पिघला के दिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट ने कम वैक्स पिघला के दिया है। ये क्या मतलब होता है? ज्यादा वैक्स पिघलाने का मतलब क्या, कि ज्यादा हीट एनर्जी वैक्स में पहुंची है। कम वैक्स पिघलाने का मतलब क्या, कम हीट एनर्जी वैक्स तक पहुंची है। तो ज्यादा हीट कौन दे सकता है? चलो ना, दे दिया मैंने हिंट। तो जितना ज्यादा हीट कोई दे पाएगा मतलब उतना ज्यादा उसका हीट कैपेसिटी होगा, राइट। सो हु हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ऑब्जेक्ट ए। हु हैज लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ऑब्जेक्ट बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं विच सब्सटेंस हैज लीस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? सब्सटेंस बी हैज लीस्ट specific heat capacity because it has melted less wax। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क के क्वेश्चंस पर आते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहां पे आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज 3.8 जूल पर ग्राम केल्विन। अब नोटिस करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, पूरा खेल यूनिट का है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जूल पर ग्राम पर केल्विन, राइट। तो मतलब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात चल रही है। अगर तुम्हें यूनिट्स याद हो गए ना बच्चा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वेयर एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी इज 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। एक बात तो तय है, चलो भले मैं आगे क्वेश्चन रीड ना करूं, एक बात तो तय है कि सब्सटेंस ए ज्यादा हीट स्टोर करके रखेगा, बराबर, और सब्सटेंस बी कम हीट स्टोर करके रखेगा। और अगर सवाल ये पूछा होता कि दोनों में से कौन सा अच्छा रेडिएटर होगा, तो आप क्या बोलते? सब्सटेंस ए बोलते, बात खत्म। लेकिन सवाल में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आप बोलोगे सर सब्सटेंस ए इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बराबर ना, क्या बोलोगे? सब्सटेंस ए इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड तुम्हें मिलेगा 0। अब आप बोलोगे सर क्या चल रहा है यहाँ पे, बेटा ये अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब पहली बात तो मुझे बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड कंडक्टर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कंडक्टर? क्या मतलब हुआ कि भाई मैं जब उसे किसी भी सब्सटेंस को हीट दूंगा, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें दो सब्सटेंस दे रहा हूं, ठीक है। एक सब्सटेंस को मैंने हीट दिया, वो अपना टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। दूसरे सब्सटेंस को मैंने उतना ही हीट दिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 2 सब्सटेंस है, चलो ना एक वैल्यू ले लेते हैं, एक यहाँ पे रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। एक सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और दूसरा सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मैंने ना इन दोनों सब्सटेंसेस को, लॉजिक लगाना, मैंने इन दोनों सब्सटेंसेस को 10-10 जूल की एनर्जी दी, सेम एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, ये सब्सटेंस ए को अगर मैं 10 जूल एनर्जी दूंगा तो ये कितने डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा? कॉमन सेंस लगाओ। चलो अगर ये सब्सटेंस को 2 जूल चाहिए, कितने केजी को? 1 केजी को। कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री से। तो अगर मैंने 10 जूल दे दी तो ये इवेंचुअली अपना टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ा देगा? 5 डिग्री से बढ़ा देगा। कॉमन सेंस लगाओ ना यार,
अरे भाई, एक एक डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना जूल चाहिए? 2 जूल। मैंने दिया कितना? 10 जूल। तो कितना डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देगा अपना टेम्परेचर? 5 डिग्री। तो ये सब्सटेंस 5 डिग्री सेल्सियस से अपने टेम्परेचर में राइज लाएगा, और वेर एज ये वाला सब्सटेंस क्या लाएगा बताओ? इसकी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये अपने टेम्परेचर में कितना चेंज लाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं सिर्फ 1 डिग्री का चेंज लाएगा? सोचो क्यों? अरे भाई, 10 जूल एनर्जी चाहिए, तुम इसे पैसे से जोड़ो। इस सब्सटेंस बी को कितना पैसा चाहिए? 10 रुपए चाहिए। कितने डिग्री से बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री। तो तुमने दिया भी कितना? 10 रुपए दिया। तो कितने से बढ़ा? 1 डिग्री से बढ़ा, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी कौन बढ़ा? अच्छा कंडक्टर कौन हुआ? कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है? कि जो जल्दी हीट बढ़ा है, राइट, वही कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। जो जल्दी गर्म करे और जो जल्दी ठंडा करे, राइट। तो क्या लगता है कौन सा सब्सटेंस चूज करोगे? सब्सटेंस ए चूज करोगे ना। तो यहां पे क्या समझ रहा है हमें? यहां पे हमें यह समझ रहा है कि जितना अच्छा कंडक्टर होगा, आई रिपीट, जितना अच्छा कंडक्टर होगा वो हीट का, उतना उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा। तो ये मैं एक लिख दूं, एक स्टार मार्क चीज लिख दूं यहां पे, आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। क्या काम आएगा? सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, ये मैं लिख देता हूं, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताओ, ये समझा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, अरे जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा उतना अच्छा गुड कंडक्टर होगा। अब सोचो, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। एक जगह तुम्हारे पास कॉपर है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूं ये कॉपर ही था यार। चलो अब तो पहले तो इसका आंसर दे देंगे। मुझे मालूम है मैं टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूं, इसका आंसर दे देंगे पहले। क्या होगा? चलो बताओ, अकॉर्डिंग टू यू हु हैज अ गुड, विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? अब बोलोगे सब्सटेंस ए। सब्सटेंस ए तो गुड रेडिएटर हुआ। अच्छा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट कौन स्टोर करके रख सकता है? सब्सटेंस ए। अगर मुझे रेडिएटर बनाना होता जहां पे ज्यादा मैं हीट स्टोर कर सकूं, तो मैं सब्सटेंस ए यूज करता। गुड कंडक्टर की बात आएगी तो मैं कौन सा सब्सटेंस यूज करूंगा? जहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा। बहुत से बच्चे ना बेटा इसको रटते हैं, मैं अगर रटाने लग गया तो फिर क्या मतलब है ना। तो चलो, विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? सब्सटेंस बी is a good conductor of heat. Why? Because specific heat capacity of substance B is less. ठीक है, मेरे को स्टिल ना ये इतना वैलिड लगता नहीं है ये वाला रीजन। मैं तो इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ये तो फिर रटने वाली बात होगी कि जस्ट बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस बी का कम है तो हमने बोल दिया इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक ये है, ऑन गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट, लो स्पेसिफिक heat capacity substances increase their temperature quickly। ये बनाता है उन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, टेम्परेचर क्विकली। ये तो फिर रटने वाली बात हो गई। सर ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो बोल देना गुड कंडक्टर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो बोल देना बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये नहीं हुआ। देखो पढ़ो, सब्सटेंस बी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस बी इज लेस। ये तो हो गया, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन। लेकिन क्यों? तो मैंने रीजन दिया, ऑन गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंसेस इंक्रीज द टेम्परेचर क्विकली। बट जिनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगा वो अपना टेम्परेचर क्विकली इंक्रीज नहीं करेंगे, इसीलिए वो फिर गुड कंडक्टर्स नहीं कहे जाएंगे, वो गुड रेडिएटर्स कहे जाएंगे। देखो ना, समझ में आएगा तुम्हें। आई होप मैंने जस्टिफाई किया। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं एक यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क करके रीज़न भी दे दिया, एक स्टार मार्क करके रीज़न यहाँ पे भी मैं दे ही देता हूँ तुम्हें। ये तुम्हें काम आएगा। वो ये है दैट रेडिएटर्स, अच्छे रेडिएटर्स, यहाँ पे गुड रेडिएटर्स लिख देते हैं। गुड रेडिएटर्स शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, गुड रेडिएटर्स शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इसका लॉजिक है। अब जब मैंने बता दिया है, थोड़ा क्विक जा सकते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, 2 मेटालिक ब्लॉक्स पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू 2 मेटालिक ब्लॉक्स है और हैव मास m इन द रेशियो
3:1। तो क्या चलो गिवन डेटा लिख लेंगे अभी, फॉर्मूलाज वगैरह तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अब गिवन डेटा में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो अपन इसे लिख सकते हैं MP:MQ। क्या दिया हुआ है 3:1, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आर सप्लाइड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का मतलब क्या कि QP/Q। अरे यार ये तो तकलीफ हो जाएगी यार, 1 करके लिख देते हैं, ये तकलीफ होगी नहीं तो चलो ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, सो Q1 नहीं, सॉरी Q1 नहीं, M1/M2 लिखता हूँ। सो इट इज़ M1:M2, क्या है 3:1 है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि उनको इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देने का मतलब क्या कि Q1:Q2 जो है वो क्या है 1 है, राइट, बराबर। इसका मतलब दोनों इक्वल ही है। और उनका जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एंड इफ द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट, टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से राइज हो रहा है, इसका मतलब ΔT1:to ΔT2 भी क्या है 1 है। उन्होंने बोला है कंपेयर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर करना है, विच इज C1:to C2 जो है वो क्या होगा। अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है, वी नो हीट सप्लाइड टू बोथ objects is same, therefore Q1 will be equal to Q2। अरे यार रेशियो लिखा तो भी चलेगा, आप रेशियो नहीं भी लिखोगे ना, चलो मैं आपको इसको ना और बेहतर ये कर देता है, एक काम करता है, यहाँ पे लिख दो Q1 is equals to Q2, बिकॉज उन्होंने बोला तो वैसे ही लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ΔT1 is equals to ΔT2। अभी आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, तो चलो फॉर्मूला लिख देते हैं M1C1 ΔT1, यहाँ पे लिख देते हैं M2C2 ΔT2 बराबर। अब अगर आप नोटिस करोगे कैंसलेशंस होंगे बेटा, फटाफट क्या क्या कैंसलेशंस होंगे। सो ΔT1 से ΔT2 कैंसिल हो जाएगा, अपने को रीज़न पता है। अब अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ तो मुझे रेशियो पता है, मुझे देखो यहाँ पे ये C1 और C2 का रेशियो निकालना, तो मैंने लिख दिया C1/C2 बराबर, ये लिख दिया मैंने C1/C2 इज इक्वल्स टू M2 यहाँ पे है तो M2/M1। अब मुझे एक बात बताओ, हमें M1/M2 का रेशियो 3:1 दिया हुआ था, तो सीधी बात है M2/M1 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आप लोग से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई होप ये क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था बेटा ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना आते हैं, ठीक है। चलो let's move ahead to the next question. A solid of mass 50 gram at 150 degree Celsius is placed in 100 gram of water। अच्छा, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे क्या बोलते हैं हीट एक्सचेंज के क्वेश्चन, आपको मालूम है व्हाट इज हीट एक्सचेंज बेसिकली। कैलोरीमीटर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में डिस्कस करूंगा। तो हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड, राइट। अगर हीट लूज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पे टेम्परेचर का फॉल आ रहा है, हीट गेन हो रहा है मतलब टेम्परेचर का राइज आ रहा है। और क्या फॉर्मूला यूज करोगे भाई, MC∆T। यहाँ पे भी क्या यूज करोगे MC∆T। बट आपको बस केयरफुल रहना है, आपसे क्या पूछा है ना। तो चलो एक चीज और, बच्चों को प्रॉब्लम आती है यूनिट्स कन्वर्जन में। बच्चे बोलते हैं यार सर यूनिट कन्वर्ट हमें नहीं हो रहा होता है, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, इट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हिंट मालूम है क्या है, जैसे ही तुम्हें दिख जाता है ना कि ग्राम दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि मतलब जो स्पेसिफिक हीट का यूनिट दिया हुआ ना, आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देगा ही, राइट, कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो जो यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है उसे यूनिट के अकॉर्डिंग बाकी लोग को कन्वर्ट कर देना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पे केजी होता, यहाँ पे होता 4.2 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, मैं इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता। ये हिंट है। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम हमेशा कोशिश करेंगे टेबल बनाने की। अब आप बोलोगे टेबल क्यों बनाना, टेबल बनाने से बहुत काम ना आसान हो जाता है, आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है, देखो ना डायग्राम दिया हुआ है, एक सॉलिड मास है वो 150 डिग्री सेल्सियस पर है, इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो सॉलिड गर्म है, वाटर ठंडा है, मतलब सॉलिड क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, वाटर क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। और उनका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड हो रहा है 20, मतलब ये 150 डिग्री सेल्सियस से कहाँ उतर कर आया 20 डिग्री सेल्सियस, और ये 11 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चढ़ा 20 डिग्री सेल्सियस। सो हु इज गेनिंग, वाटर इज गेनिंग, हु इज लूजिंग, सॉलिड इज लूजिंग। तो सीधी बात है हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला लगाएंगे एंड लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। बेटा एक और चीज याद रखो, यह पढ़ना जरूरी है, कितनी बार क्वेश्चन में होता है उन्होंने क्लियरली ये नहीं दिया होता है, ये क्या हो गया, ठीक है, उन्होंने
आपसे ये नहीं पूछा होता है ना, उन्होंने आपसे ये पूछा होता है हीट कैपेसिटी बताओ। तो तब बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल सी निकाल कर आ जाते हैं। नहीं ना यार, अगर वो हीट कैपेसिटी बोल रहा है मतलब वो क्या बोल रहा है आपको, वो कैपिटल सी निकालने बोल रहा है। मतलब वो समझे आप, कैपिटल सी का मतलब क्या, वो एम इंटू सी निकालने की बात कर रहा है, एम इंटू स्मॉल सी। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोर्ड्स में होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते नहीं। तो चलो टेबल बनाते हैं। टेबल क्या बनाना है, तो हमेशा आप टेबल में जो जो चीज़ें दी हुई है आप उसकी वैल्यूज़ भरोगे। तो जैसे हमेशा आप यहाँ पे लिख दो कि क्या क्या चीज़ दिया हो। तो एक सॉलिड दिया हुआ है आपको, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। तो सॉलिड का मास दिया होगा, ठीक है, फिर सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा या ढूंढना होगा जो भी है। तो आप ना हमेशा एक स्ट्रक्चर में रहोगे। T1 क्या होगा, उसका हमेशा इनिशियल टेम्परेचर या TI भी लिख सकते हो, और TF क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर। चलो अब वैल्यूज़ भरता है फटाफट। तो आप लोग बताओ, सॉलिड का मास दिया हुआ है, हाँ सॉलिड का मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। इससे ना बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वाटर का मास दिया हुआ है, हाँ वाटर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है कितना, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉलिड का ही निकालना है सर, क्या बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सॉलिड का, 150। वैल्यूज ढंग से भरना बेटा। अब आप बोलोगे ज़रूरी है क्या सर ये करना, नहीं, बट मैं करता हूँ ये, रीज़न मुझे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चंस, फिर प्रॉब्लम नहीं आता। बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, सर हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या वैल्यू डालूँ। टेबल बना लो, एक बार मान के तो देखो मेरी बात, तो मैं पक्का समझेगा। और इनिशियल टेम्परेचर पानी का कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस। दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना है, 20 और 20। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का। चलो क्या बोला है, बाय प्रिंसिपल ऑफ, आपको लग रहा होगा मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ ये वाले चैप्टर में, चलेगा, टाइम आज जा रहा है तो जाने देते हैं, लेकिन ये सॉल्विंग अच्छे से करेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट कौन लूज कर रहा है, लॉस्ट बाय सॉलिड, लिखना तो पड़ेगा, इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड, ठीक है, या फिर बाय वाटर, बिकॉज वाटर क्लियरली मेंशन किया है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू M2 C2 डेल्टा T2। ये जस्ट फॉर द क्लैरिटी। चलो अब देख रहे हो कितना स्ट्रक्चर हो गया। M1 बोला है तो अब आप वाटर के कॉलम में थोड़ी ना मुंह मारोगे, आप सॉलिड के कॉलम में जाओगे, बिकॉज सॉलिड की बात चल रही है। M1 कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अगेन मैं नहीं बोल रहा कि कंपलसरी ये करना है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को ईजी लगता है ये करना, ठीक है। सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ढूंढना है तो मैंने C लिख दिया। डेल्टा T1 का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बताओ कितना चेंज आया, 150 से 20 गया, मतलब 130 का चेंज आया, कोई मगजमारी नहीं, डायरेक्टली लिख दो। M2 कितना है, 100 है, ठीक है, 100 ले लिया। फिर C2 कितना है, C2 हमें दिया हुआ है 4.2, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा, 11 से 20 गया, मतलब 9 डिग्री का चेंज है, ठीक है, हमेशा ये याद रखना। तो चलो कर ले क्या सॉल्व अभी, तो आपको C दिया हुआ है, ढूंढना है आपको C, और यहाँ पर आपके पास है 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 50 इंटू 130। अगर आप नोटिस करोगे दोनों 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचता है 4.2 इंटू 9 अपॉन 13 इंटू 5। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई एम चीटिंग ईयर, मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आई कैन सेव टाइम। अब डेफिनेटली आपको सॉल्व करना ही है बेटा, बेसिक कैलकुलेशंस है। सो 4.2 इंटू 9 आंसर आ रहा है 4.2 इंटू 9 आंसर आ रहा है 37.8, और उसको आपको डिवाइड करना है 13 इंटू 5 विच इज 65, तो 37.8 डिवाइडेड बाय 65, योर आंसर इज 0.58। सो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो आंसर आ रहा है वो है 0.58। अब आप बोलोगे क्या यूनिट डालूं, अरे यार क्यों दिमाग फोड़ते हो, अभी दिया था ना। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो ये हो जाएगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वही चिपका दो। तो क्या लिखोगे, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर, ट्रस्ट मी। सिर्फ एक लास्ट जगह पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है तुम लोग को, मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ टीचर, मैंने चीटिंग किया, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया बिकॉज मेरे को टाइम सेव करना है अभी फिलहाल, बट आप करना, आपको आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इजीली कर पाओगे, ट्रस्ट मी कर पाओगे, है ना। टेबल बनाएंगे वापस से। 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू अ वेसल
कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब दो दिया, क्लियर है यहाँ पे कि एक 40 ग्राम का जो पानी है वो 60 डिग्री पे है और जो वेसल के अंदर जो पानी है वो 20 डिग्री पे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, हु इज लूजिंग, बाहर वाला पानी लूज करने वाला है, हु इज गेनिंग, अंदर वाला पानी गेन करने वाला। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। द फाइनल टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एज 30। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर भी दे दिया। यहां से हो रहा है गेम चेंज। उन्होंने बोला कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल। घाई नहीं करना, थर्मल कैपेसिटी बोला मतलब पहली बात तो वो स्मॉल सी नहीं पूछ रहा, वो आपसे कैपिटल सी पूछ रहा है। ये क्लियर हुआ? आई रिपीट, वो आपसे स्मॉल सी नहीं पूछ रहा, वो आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पूछ रहा वेसल का। जैसे ऊपर सॉलिड का पूछा था वैसे वो कैपेसिटी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है थर्मल कैपेसिटी, मतलब वो कैपिटल सी पूछ रहा है। इसका मतलब वो m इंटू सी का कंबाइंड वैल्यू चाह रहा है आपसे, बराबर। अब जैसे ही उसने वेसल बोला तो मुझे नहीं लगता 3 लोग हो गए यहाँ पे। कैसे सर? एक बाहर का पानी, देखो मैंने डायग्राम बनाया इसीलिए कि आपको समझे। एक बाहर का पानी जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पर है, एक अंदर का पानी जो कि ऑलरेडी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, और आपसे वो पूछ रहा है वेसल का थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब 3 लोग हो गए। और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं, जैसे ही 3 लोग हो गए मतलब कैलोरी मीटर का लॉजिक आ गया। अब आप बताओ कैलोरी मीटर का लॉजिक क्या है? तो हमेशा याद रखो कैलोरी मीटर में 3 चीज होती है। एक कैलोरी मीटर के अंदर का लिक्विड, मतलब वेसल के अंदर का लिक्विड, और एक बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट। तो देखो हमेशा बाहर का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, याद रखो बाहर का ऑब्जेक्ट अगर लूज कर रहा है, आई रिपीट, बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट। सर बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कि अरे बाहर से जो चीज आपने डाली, तो बाहर से क्या डाला? 60 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला। सो अगर बाहर का ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है, अगर बाहर का ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, तो अंदर का ऑब्जेक्ट अलोंग विथ कैलोरीमीटर, आई रिपीट, अंदर का ऑब्जेक्ट अलोंग विथ कैलोरीमीटर या वेसल विल गेन। लेकिन अगर बाहर का ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है, राइट, तो अंदर का ऑब्जेक्ट अलोंग विद द अंदर का लिक्विड अलोंग विद द वेसल विल लूज। मतलब कुछ तो ऐसा फॉर्मूला होगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, वे Q इज बाहर का ऑब्जेक्ट, लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है, Q1 और Q2 वो वेसल और अंदर के ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, लिक्विड की जो भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो टेबल बनाएंगे, देखते हैं टेबल बनाने से सर जेन्युइनली हेल्प हो रहा है या नहीं। अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा, मैं बोल तो रहा हूं आपको, मैं इजी करके दूंगा ये वाला चीज, ठीक है। चलो अब आपके पास वाटर है, सो आपके पास एक्चुअली 3 चीजें हैं ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले तो वेसल लिख देता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिक्विड है, और यहां एक सेकेंड, दोनों जगह वाटर ही है, तो वाटर और यहां पर भी वाटर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर दोनों जगह वाटर लिखा, बिकॉज दोनों ही जगह पे उन्होंने वाटर ही दिया हुआ है ना, अंदर भी वही है बाहर भी वही है। अब देखो कितना इजीली क्लियर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट, M C T इनिशियल और T फाइनल, बराबर है। चलो बाहर के वाटर का मास कितना है? 40 ग्राम। देख लो ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 40 ग्राम दिया हुआ है बाहर के वाटर का, तो मैंने 40 ग्राम लिख दिया, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 4.2, तो मैं 4.2 भर दूंगा यहाँ पे। एक काम करते हैं क्या, दोनों जगह भर दे। अब नोटिस करो बच्चा, ये देखो ये ग्राम है, यहाँ पे जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं चीज़ें ग्राम में ही मेजर करूंगा, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिख दिया 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी लिख देता है तो वाटर ही 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस किया, समझा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल नहीं पता, तो मैं यहाँ पे C लिख दूंगा, अननोन है, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर बाहर के पानी का कितना है? 60 डिग्री। ये देखो इनिशियल टेम्परेचर बाहर के कितना है? 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 60 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड हुआ है? 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया फाइनल टेम्परेचर। अब अंदर के पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिया, और फाइनल टेम्परेचर अंदर के पानी का कितना हो गया? 30 डिग्री। अब सवाल उठता है कि सर वेसल का क्या करोगे? वेसल का तो मास दिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मास नहीं दिया तो M लिख दो, बराबर। अंदर के वाटर का मास कितना दिया हुआ है? अंदर के वाटर का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, तो मैंने 50 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर अंदर के वेसल का टेम्परेचर का क्या? अरे तुम लॉजिक लगाओ ना, जितना इनिशियल टेम्परेचर अंदर के पानी का था उतना ही इनिशियल टेम्परेचर अंदर के वेसल का होगा। जितना फाइनल टेम्परेचर, तुम्हें मालूम है ना फाइनल टेम्परेचर तो हर किसी का सेम होगा, तो हीट एक्सचेंज रुका। अब आप मुझे एक बात बताओ, टेबल बनाने से तुम्हें नहीं लगता बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो गई चीज है? अब तुम्हारे में दिमाग में क्लियर है कि हमें ये ढूंढना है, और तुम्हें M और C नहीं ढूंढना, एक्चुअली उन दोनों का कॉम्बिनेशन M इंटू C विच इज कैपिटल C ढूंढना है। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा लिखना, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बाय
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, कौन लूज कर रहा है? सो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस, समझे? क्यों प्लस? तो अंदर का पानी सिर्फ गेन नहीं कर रहा है, अंदर का पानी के साथ वेसल भी गेन कर रहा है। सो हीट गेन्ड बाय वेसल। क्लियर हुआ? आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। चलो करते हैं। अब तो फॉर्मूला क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू M1 C1 डेल्टा T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T2। बेटा नोटेशन तुम्हारे हाथ में यार, मैं क्या बताऊँ इसमें। चलो हीट लॉस बाय वाटर में जाते हैं। तो अब देख रहे हो, लॉस बाय वाटर मतलब मैं सिर्फ इस टेबल पे ध्यान दूंगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। जिन्हें जेन्युइनली समझा है मेरा ये क्वेश्चन क्लियर। अब देखो टेबल से कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तुम पागलपना नहीं होगा कि यार सर कहाँ पे क्या वैल्यू डालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आंसर रॉन्ग आ जाते हैं। चीज़ें सिंपल है। अब मैं सिर्फ ये वाले सेक्शन पे ध्यान दूंगा। तो मास कितना है? 40 ग्राम। मैंने 40 ग्राम लिख दिया, है ना। सी कितना दिया हुआ है? 4.2 है, तो मैंने 4.2 लिख दिया। देख रहे हो, है ना। अब कितना आया चेंज इन टेम्परेचर? 60 से 30 गया, मतलब 30 डिग्री का ही चेंज आया। तो मैंने क्या लिख दिया बच्चा? 30 डिग्री लिख दिया इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले सेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अब ये वाला वाटर गेन कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझा? तो मैंने मास लिख दिया। कितना मास लिखा बेटा? 50 ग्राम लिख दिया। इनटू सी तो मुझे पता है 4.2, और कितना टेम्परेचर में चेंज आया? टेम्परेचर में चेंज आया 20 से 30, मतलब 10 डिग्री का चेंज आया। घाई मत करना कैलकुलेशन में। अब प्लस लिखूंगा यहाँ पे। अब नोटिस करो, मैंने यहाँ पे M2 की जगह M लिखा, C2 की जगह C लिखा, और चेंज इन टेम्परेचर को लिखा। कितना कितना चेंज इन टेम्परेचर आया? 10 का ही आया चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चा? यहाँ पे लिखा इंटू 10। एक सेकेंड, इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूँ, नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूँ। कैलकुलेशन सिंपल करने की कोशिश करेंगे। सो ये होगा, एक काम करते हैं, 40 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1200 बराबर। और मैंने इंटू 4.2 रहने दिया बिकॉज कॉमन निकल जाएगा। मैं माइनस कर लिया। ये 50 और 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 500। तो माइनस 500 इंटू 4.2। मुझे 4.2 कॉमन दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये हरकत की। इज इक्वल्स टू यहाँ पे MC को, क्या मैं अब MC को कैपिटल C लिख दूँ? क्या मैं MC को कैपिटल C लिख दूँ अब? थर्मल कैपेसिटी, तो कैपिटल C इंटू 10, कैपिटल C इंटू 10, ठीक है। इंटू ये 10 हो गया बेटा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 4.2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 500। मैं कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। और नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा अभी? यहाँ पे C बचा। ओके, तो कितना हो जाएगा? कर लूँ क्या कैलकुलेटर यूज़? बोलो ना यार, कर लेता हूँ। 4.2 इंटू 1200 में से 500 गया तो कितना बचा? 700 अपॉन ये क्या है? 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। हाँ, ये वाला कैलकुलेशन तो हो जाएगा मेरे से, ठीक है, इजी है। लास्ट वाला क्या है? तो C इज इक्वल्स टू 4.2 को तुम्हें 70 से, कौन बताए कि मैंने यूज़ कर लिया तब भी कैलकुलेटर्स। तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 4.2 इंटू 70 विच इज़ 294। सो आंसर इज 294। अब रही बात यूनिट की, तो मुझे मालूम है बच्चे क्या करने वाले हैं यहाँ पे। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारा फ्यूचर पढ़ लूँ? तुम बोलोगे जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड तुम्हें मिलेगा यहाँ पे आके 0 तो नहीं मिलेगा, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। अभी गड़बड़ कर दी तुमने। प्लस सर क्यों? तुम खुद सोचो ना यार। चलो आ जाओ मेरे साथ यूनिट निकालो फटाफट। एक बार का काम है, एक बार का काम। मुझे एक बात बताओ, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू C इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना? लेकिन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। मुझे इसका यूनिट चाहिए, कैपिटल C का। तो कैपिटल C का यूनिट क्या हो जाएगा? Q बाई डेल्टा टी फॉर्मूला हो जाएगा। Q क्या है? जूल। डेल्टा टी क्या है? डिग्री सेल्सियस ना बच्चा। तो क्या आएगा? जूल पर डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे तुम्हें बाजू में रीज़न भी दे दिया कि कैसे मैंने यूनिट फटाफट डिराइव किया। आप भी कर सकते हो वो। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली PYQs है, मतलब आए हैं और आप भी कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ ट्रस्ट ऑन, बिलीव इन यू, हो जाएगा। चलो 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a metal piece present at 120 डिग्री सेल्सियस क्विकली ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर। ओके, जैसे ही बोलता है कैलोरीमीटर, अब करोगे मेरे साथ? जैसे ही बोला कैलोरीमीटर, क्या आप साथ में मेरे ये सॉल्व करोगे? कैलोरीमीटर है तो हम पहले टेबल बना लेंगे फटाफट, ठीक है। हम टेबल बना लेते हैं।
हमें मालूम है क्या क्या चीज़ें लिखनी है। चलो तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो एक मेटल पीस है जो कि एट 120 डिग्री सेल्सियस इज क्विकली ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर, मतलब बाहर वाला ऑब्जेक्ट पता चल गया। बाहर वाला ऑब्जेक्ट कौन है? मेटल है, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या है? पानी है। देखो अंदर, देख रहे हो मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे मालूम है कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, मुझे पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मुझे मालूम है मुझे 3 चीजें चाहिए। अब पानी आ गया और सीधी बात है कैलोरीमीटर होगा तो नेक्स्ट सब्सटेंस मेरा क्या होगा? वाटर होगा। नेक्स्ट सब्सटेंस मेरा क्या होगा? वाटर। एंड लास्ट में क्या होगा? कैलोरी मीटर। पिछली बार वेसल था, इस बार कैलोरी मीटर खुद है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। नेक्स्ट एक चीज क्या बोली थी सर ने, याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें यूनिट्स को कैसे रखना है। तो तुम्हें चीजें जूल में रखनी है, तुम्हें चीजें ग्राम में रखनी है और तुम्हें चीजें डिग्री सेल्सियस में रखनी है। तो क्या वैसी है? हाँ वैसी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ही है। चलो अब क्या क्या लिखोगे आप, ढूंढना क्या है वो भी बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले तो ये लिख लेते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे M, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा इनिशियल और यहाँ पर आएगा फाइनल। मेरे पास स्पेस है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ढंग से। तो चलो अब मेटल का मास देखते हैं। तो अब मेटल पीस प्रेजेंट एट 120 उसका इनिशियल टेम्परेचर है। तो मैं मेटल के सेक्शन में 120 लिख देता हूँ। देखा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कहीं पे भी टेबल भरना शुरू करो। और देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी एकदम दिमाग में आया, बच्चे बोलेंगे सर इतना टेबल बना के क्यों टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आपके 3 मार्क 4 मार्क मिल रहे हैं आपको, और आपको मिलेंगे पक्का अगर आप ढंग से करोगे, तो क्यों मिस्टेक करके अपना चांसेस कम कर देना ना, मार्क्स के मिल जाएंगे आराम से मार्क्स। उसके बाद इज ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 80 ग्राम। तो इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 80 ग्राम, तो कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 80 ग्राम, तो मैं 80 ग्राम भरूंगा यहाँ पे। देख रहे हो कितना ईजी हो रहा है मेरे लिए अब सॉल्व करना। कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, ओके 200 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, अंदर का जो भी सब्सटेंस होगा कैलोरीमीटर के अंदर क्या रखा है? वाटर रखा है, ठीक है। कैलोरीमीटर के अंदर क्या रखा है? वाटर रखा है। तो जितना टेम्परेचर वाटर का होगा इनिशियली, उतना ही इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी होगा। एक जैसा बिहेव करते हैं वो लोग, राइट। और बाहर से सॉलिड आ रहा है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने बोला है द फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड इज 40, ठीक है। तो ये 120 से उतर के कहाँ आने वाला है? 40 पे। और ये 30 से कहाँ पे जाने वाले हैं? 40 पे। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ये भी समझ में आ गया, हु इज लूजिंग एंड हु इज गेनिंग। सॉलिड विल लूज, मतलब मेटल पीस विल लूज एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर विल गेन। उन्होंने फिर पूछा है व्हाट इज द थर्मल कैपेसिटी, रिपीट, व्हाट इज द थर्मल कैपेसिटी ऑफ मेटल पीस। मतलब वो वापस से कैपिटल सी पूछ रहा है, मतलब MC का कंबाइंड वैल्यू। तो एक बात तो तय है, ना तुम्हें M दिया है ना तुम्हें C दिया है मेटल पीस का, लेकिन तुम्हें वाटर और कॉपर का, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? कॉपर का। तो वाटर और कॉपर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, वो लिख देता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आएगा 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो कम ऑन, टेबल भरा। अब देखो कितनी सारी वैल्यूज थी और कितना इजीली अब सॉल्व कर पाओगे। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको आएगा समझ में। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, एक सेकेंड हैंग हो गया ये, हाँ। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या आएगा बताओ? हु इज लूजिंग? सो हीट लॉस्ट बाय मेटल पीस, राइट, इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, ठीक है, बिकॉज कैलोरीमीटर और वाटर साथ में गेन करेंगे। सो लेट्स क्विकली राइट द फॉर्मूला। इट इज MC डेल्टा T इज इक्वल्स टू M1 C1 डेल्टा T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T2। मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, आपको जो नोटेशन देना है आप दो। अब मेटल पीस का ना मास दिया है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया, और दोनों को मिला के हमें क्या पूछा है? कैपिटल C पूछा है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? कैपिटल C इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो बताओ मेटल पीस में कितना चेंज आया? 120 से 40 गया, तो कितना चेंज आया? ये कितना ड्रॉप हुआ? 80 ड्रॉप हुआ, राइट। एम आई राइट? हाँ 80 ड्रॉप हुआ, 80 डिग्री का ड्रॉप आया। तो मैंने लिखा 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू M1 कितना है? वाटर का मास दिया है 200, ठीक है, मैंने 200 लिख दिया। उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 4.2, ठीक है सर। और उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 से 40 गया। देखो 30 से 40 गया, मतलब 10 डिग्री का चेंज आया है। तो मैंने 10 डिग्री लिख दिया यहाँ पे, प्लस
अब कैलोरीमीटर का मास कितना दिया है, 200 नहीं 80 ग्राम इंटू C2 मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 दिया है, इंटू देख रहे हो टेबल में कितना इजी, मैं कितना अब कम होगा मेरा चांसेस गलत होने का ये क्वेश्चन में, और कितने चांसेस तुम्हारे बढ़ रहे थे क्वेश्चन गलत होने के, बिकॉज तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे थे उसमें, तो कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू आगे पीछे हुआ खत्म। तो कितना आया चेंज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री का चेंज आया। चलो सॉल्व कर लेते क्विकली, देखता हूँ कितना इजीली हो रहा है। ये हो रहा है 200 इंटू 42 बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो रहा है 80 इंटू 4 बिकॉज यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आ रहा है C इंटू 80। ठीक है, इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 8400 प्लस 4 2 ज़ा कितना, 4 8 ज़ा कितना है 32। तो अगर हम इसे फर्दर देखें तो ये कितना हो जा रहा है 84, 400 में 300 ऐड करेंगे तो 8720 बराबर, और यहाँ पे इंटू 80 है, सो माई C विल बी 8720 अपॉन 80। देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ कैलकुलेशन, हाँ अब बोलना नहीं किया, 0 0 कैंसिल, सो ये 8 से जा रहा है, 8 1 ज़ा दिस इज़ 0 एंड 8 9 ज़ा 72 होता है, प्लीज़ हेल्प मी यार। तो ये हो गया तुम्हारा 109। तो क्या आएगा यहाँ पे जूल पर डिग्री सेल्सियस, प्लीज़ मिस्टेक नहीं करना, ये थर्मल कैपेसिटी है बेटा, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हैवी क्वेश्चंस थे वो हमने निपटा लिए, अब जहाँ तक मुझे मालूम है अब वापस से थोड़े इजी क्वेश्चंस ही आएंगे तुम्हारे सामने। ओके, गिव एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर टू बी यूज एज अ मटेरियल इन कैलोरीमीटर। तो तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैलोरीमीटर में कॉपर क्यों यूज़ कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा कि अगर वो अगर ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता ना कॉपर का तो वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता अपने आप पे, तो ढंग से हम हीट एक्सचेंज करवा नहीं पाते। तो हम क्या बोलेंगे, गिव एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फॉर कॉपर टू बी यूज एज अ मटेरियल इन अ कैलोरीमीटर सिंस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of copper, since the specific heat capacity of copper is low, since specific heat capacity of copper is low and it is a good conductor of heat, copper is used in कैलोरीमीटर। ठीक है, आई होप ये रीजन समझा आपको। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब देखो मैं जो कब से तुम्हें बोल रहा था राइट, मेरे को तो देख के ही समझ में आ गया। अब चलो ना मैं एक काम करते हैं, पहले मैं सॉल्व करता हूँ, आपका ध्यान लाता हूँ वहाँ पे, उसके बाद फिर समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला थर्मल कैपेसिटी। अरे थर्मल कैपेसिटी बोला मतलब कैपिटल सी की बात चल रही है, कैपिटल सी मतलब m इंटू स्मॉल सी, m दिया हुआ है C दिया हुआ है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, Q इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट Q, थर्मल कैपेसिटी कैपिटल C इज इक्वल्स टू m इंटू सी। m कितना दिया है 40, C कितना दिया है 4200, आप यहाँ पे 3 0 लिखोगे और फिर 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, आप आंसर लिखोगे एंड यू विल गेट अ 0। अब आप बोलोगे क्यों, कितने जो स्टार्टिंग से मेरे साथ थे वो समझ पाए सर एक मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, मैंने क्या बोला था तुम्हें, क्या बोला था मैंने, बताओ 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 बताओ। कि आपको हमेशा ये देखना है कि स्पेसिफिक में यूनिट्स क्या दिए हुए हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे केजी है बराबर। अरे भाई अगर यहाँ पर केजी है तो मुझे ये ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में राइट, तो ही ना मैं सॉल्व कर पाऊंगा ढंग से, नहीं तो बराबर आएगा नहीं ना। तुम दो अलग अलग, ये तो वही वाली बात हो गई, एक इंसान डॉलर में बात कर रहा है इंडिया में, एक इंसान रुपये में बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ 100 रुपये की है, वो बोल रहा है नहीं यार ये चीज़ $1 की है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलो अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, मास को पहले कन्वर्ट करना है। सो चलो मास क्या दिया हुआ है, मास आपको 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 40 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 40/1000 लिख सकते हो। अब मैं 1000 ऐसे ही रहने दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। उसके बाद आपको स्मॉल सी कितना दिया हुआ है 4200, ठीक है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या ढूंढना है, कैपिटल सी। सो कैपिटल सी इज m इंटू स्मॉल सी। m कितना दिया हुआ है 40/1000 इंटू 4200। अब आपको पता है कैंसलेशन होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, 0 0 यहाँ से कैंसिल, 0 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल। तो आपका फाइनल जो चीज़ बचता है वो है 42 इंटू 4,
विच कम्स आउट टू बी 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168। अब आप बोलोगे सर वही तो आया था ऊपर, अरे यार क्या बोलूँ अभी मैं। आई होप ये समझा आपको। सो ये क्या आएगा आपका आंसर, जूल पर डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोग को। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस थर्मल कैपेसिटी वाला क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव अहेड। मैंने मल्टीप्लाई बराबर किया ना, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, हाँ बराबर। चलो नेक्स्ट, टू लिक्विड्स ए एंड बी, अब ये तो निकाल लोगे, ये वाला क्वेश्चन तो निकाल लोगे। टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज 2.5 एंड 3.2। तो एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, दूसरे का ज्यादा है। तो चलो क्वेश्चन आगे पूछा या नहीं पूछा अपन खुद सोचते हैं। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी का कम है तो मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ एंड एट द सेम टाइम बैड रेडिएटर हुआ। अगर किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ और गुड रेडिएटर हुआ। तो चलो उन्होंने क्या पूछा है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वाई। डोंट यू थिंक वही सेम रीजन चिपकाना है अभी तुम्हें। विच लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बताओ, मत बोल देना सब्सटेंस बी। सो लिक्विड ए, आई होप क्लियर हुआ। लिक्विड ए इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट सिंस स्पेसिफिक heat capacity of liquid A is low. Clear? ठीक है, नेक्स्ट बोला है which liquid is a more suitable as a liquid in radiators for cooling. अब सीधी बात है, रेडिएटर्स के लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। लिक्विड B is suitable for radiators in cooling since specific heat capacity of liquid B is more, या फिर हाई भी लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ। मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेने के रीजन ही ये होते हैं दैट आप लोग को वो चीज़ें जल्दी क्लियर हो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल X बाय 3 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 1 ग्राम ऑफ मटेरियल Y बाय 4 डिग्री सेल्सियस। विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो पहली बात तो ना आप लोग को चीज़ें लिख लेनी है, क्या क्या चीज़ें कॉमन है। देखो सो Q, देखो मैं क्या कर रहा हूं, हीट सप्लाइड टू मटेरियल X एंड Y, हीट सप्लाइड टू मटेरियल X एंड Y इज सेम। पहली बात तो ये बराबर, ठीक है। बोथ मटेरियल हैव सेम मास, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, मैं दोनों मेथड्स बता देता हूं। हैव सेम मास, चेंज इन मटेरियल X का टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस, एक सेकेंड, हाँ, 3 डिग्री सेल्सियस, एंड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल Y इज 4 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो उन्होंने पूछा है किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, किसका कम है। मेथड 1 बता देता हूं मैं आपको, दोनों मेथड समझ जाएंगे। सिंस दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का जो हीट अमाउंट हीट दिया है वो सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ QX इज इक्वल्स टू QY। ये मेथड 1 है, हाँ बेटा, दोनों से समझ जाएगा। अब बताओ क्या लिख सकता हूँ, MX CX डेल्टा TX, यहाँ पे क्या आ जाएगा MY CY डेल्टा TY, बराबर। अब बताओ दोनों का 1 ग्राम है, CX के बारे में तुम्हें पता नहीं, डेल्टा TX कितना है 3, MY कितना है 1 है, CY तुम्हें पता नहीं, डेल्टा TY कितना है 4। अगर यहाँ से तुम देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 3CX मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 4CY मिलेगा। बेटा रेशियो निकाल लो ना, बात खत्म। तो अगर तुम CX बाई CY का रेशियो लेते हो तो तुम्हें 4/3 मिल रहा है, विच मीन्स CX इज मोर देन CY। मेक सेंस? ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर। अब मैंने कैलकुलेशन नहीं मतलब कैलकुलेशन वाइज बता दिया। उन्होंने क्या पूछा है तुम्हें, विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लगता है विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिलेशन तुम्हारे सामने है। सो इट इज मटेरियल X। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से किया यार कैलकुलेशन, देखा ना, जो दिया हुआ है वही किया। बिकॉज दोनों को हीट सप्लाई सेम था, फॉर्मूला लगा के कर लिया। तो मैं क्या बोलूंगा, मटेरियल X
मटेरियल एक्स हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर। मटेरियल एक्स हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिलेशन से पता चल रहा। मैं मेथड 2 बता देता हूं, मेथड 2 भी आपको इजी ही लगेगा। एक सेकेंड, आजा भाई लाइन। हाँ, सो मेथड 2 में क्या करना है, मैं डायरेक्टली ना फॉर्मूला लगा रहा हूं। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी होता है, बराबर है, हाँ है ना। तो क्या मैं C को लिख सकता हूँ Q अपॉन, बताओ बताओ बताओ, लिख सकता हूँ ऐसा, लिख सकता ना यार। तो C को क्या लिख सकता हूँ, C को लिख सकता हूँ Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, इसमें से क्या क्या चीज़ अब कॉन्स्टेंट है, बताओ। Q कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट, राइट। अगर दोनों चीज़ कॉन्स्टेंट है तो कैन आई से C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने बाजू में रीजन क्या दे दिया, Q एंड M आर कॉन्स्टेंट, बराबर। सिंस Q एंड M आर कॉन्स्टेंट, तो कैन आई से फ्रॉम यर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो क्या बोल सकते हैं कि अगर अब इनवर्स प्रोपोर्शन है, बराबर है, तो जितना टेम्परेचर में कम चेंज आएगा, जितना टेम्परेचर में कम चेंज आएगा उतना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो अब देखो, कंपेयर करो, बताओ कहां पे चेंज कम आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। एक्स में कम आ रहा है, एक्स में क्योंकि स्पेसिफिक हीट सॉरी एक्स में क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कम आ रहा है, तो डेफिनेटली उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो यहां से हमें पता चलता है, सिंस द चेंज इन टेम्परेचर of x is less, since the change in temperature of x is less, specific heat capacity of material x is more by above relation। वो रिलेशन से भी मैंने बता दिया। यू हैव फ्री विल, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको बेहतर लगे। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या चलो, अच्छा खासा लंबा हो गया यार ये वाला वीडियो। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास, इजी है ये वाला जहाँ तक मुझे मालूम है। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज अ थर्मल कैपेसिटी दिस मच। देख रहे हो थर्मल कैपेसिटी का यूनिट देखो कैसा दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। वो हाउ मच हीट इज नीडेड टू वार्म इट बाई 15 डिग्री से। पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, गिवन डेटा लिख लेते, खुद ब खुद आ जाएगा। तो मास दिया हुआ है 2 kg। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे केजी में रखना है ग्राम में रखना है, अभी फिलहाल तो नहीं पता है, अब उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। और थर्मल कैपेसिटी कैपिटल सी कितना दिया हुआ है, 966 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और उन्होंने बोला है चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। और उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच हीट इज़ नेसेसरी, हाउ मच हीट इज़ नेसेसरी मतलब क्यू पूछ रहा है, कैपिटल क्यू। ईजी है यार, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब गलती मत करना ये यूज़ करने की, एम इज क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मत करो ना यूज़। तुम्हें एम इंटू सी का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना कैपिटल सी के फॉर्म में, तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। देखो मैं जो बता रहा हूँ, ये वाला कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें याद है बोला था कि मैं एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करते करते याद आया, ये वाला बेटा, ये वाला दिस वन, ये समझे, ये वाला कर सकते हैं यूज़ डायरेक्टली। सो कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी। तो आई गेस जो जो चीज़ें दी हुई है सब्स्टिट्यूट करते हैं, ख़त्म करते हैं। कहाँ गया, तो क्यू निकालना है, सी कितना बच्चा, सी है 966 इंटू 15। मैं यार कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लीज़, पता चला तुम लोग ने मेरे पहले सॉल्व कर लिया है। एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, गुड वर्क, आप लोग ढंग से लिख पाओगे एग्जाम। तो क्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 14490 जूल। अब आप ये पता है ना जूल आएगा इसमें यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इजी था राइट, इजी था, फॉर्मूला एप्लीकेशन था राइट। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। सी पूछा है, छोटू सी पूछा है। चलो कैपिटल सी क्या होता है, क्या होता है कैपिटल सी बताओ। कैपिटल सी इज एम सी, आपको कैसे पता चला ये यूज़ करना है। अरे यार सिंपल है ना, काय को बिना मतलब क्यू के लॉजिक से जा रहे हो। देखो इसके भी दो तरीके, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। फिर बोलोगे डेल्टा टी दिया है, क्यू दिया है,
मास दिया है तो मैं सी ढूंढ लूँ, अरे क्यों मेहनत करना इतना। मानता हूँ मैं ये इस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। क्यू दिया है आपको, आपको क्यू पता चल गया, अरे भाई हाँ क्यू पता चल गया, आपको एम पता है, आप सी ढूंढना चाहते हो, आपको डेल्टा टी भी पता है, क्यों इतना दिमाग फोड़ रहे हो, आपको निकालने से मतलब ना वो चीज़। तो चलो स्मॉल सी निकालना, मुझे कैपिटल सी पता है कितना है, 966, ठीक है। तो कैपिटल सी इज 966 इन इक्वल्स टू मास कितना है 2 इंटू स्मॉल सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतनी खुशी होती है ना लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कर लूँगा मैं, अगर ये भी ना कर पाया तो फिर क्या ही मतलब है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और फिर कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। तुम्हारा आंसर क्या है 483। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिकॉज हम सब चीज़ इसी यूनिट में लेके चल रहे थे। आई होप सभी को क्लियर हुआ। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। 1 घंटा ऊपर हो गया है, अब मैं ज़्यादा भंकस नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। अगर आप यहाँ तक रुके हो, एज यूजुअल यू आर वंडरफुल। प्लीज़ डू वन ऑफ द थिंग्स, it will definitely help me in reaching more and more students. I'm trying my level best to provide you best. Thank you so much. Let's meet in the next video.